Welcome everyone and how's it going? I Rupindra Kariwal welcome you at our channel and your favorite channel that is Chemistry Guruji Foundation. So भाई ग्रेविटेशन के ऊपर जो चैप्टर चल रहा है हमारा, तो हम पहुंच चुके हैं अभी हमारे टॉपिक पर, दैट इज वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी किस तरह से चेंज होगी, कब, हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे। ठीक है, अब भाई बात करते हैं अगर ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू कैपिटल G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M स्टैंड फॉर मास ऑफ अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। अब रेडियस ऑफ अर्थ तो है, ठीक है भाई, और इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट कि अर्थ हमारा कुछ इलिप्टिकल शेप का होता है। ठीक है, तो इलिप्टिकल शेप होता है तो भाई ये वाला जो पोल अगर देखते हैं तो दीक्षांत जी ने हमें बताया है कि ये वाला जो पोल है ये हमारा पोल रहेगा, ये रीजन, और ये जो रेडियस रहेगी सेंटर से ये हमारी पोल की रहेगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं भाई ये वाला रीजन, इस वाले डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये भाई इक्वेटर की रेडियस है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा भाई, क्लियरली विजिबल भी होगा कि इक्वेटर वाली रेडियस ज्यादा है, पोल की रेडियस सेंटर से कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे और इक्वेटर पे कैसे चेंज होगी। सो भाई अगर यहां हम देखते हैं, सो अगर हम बात करते हैं इसकी पोल पे, सो पोल की बात करते हैं भाई, ये हमारे कांस्टेंट रहेगी जी की वैल्यू, m मास ऑफ अर्थ एंड r स्टैंड फॉर रेडियस यानी सेंटर से डिस्टेंस। तो भाई पोल पे अगर देख पा रहे हैं हम, यहां पे पोल की जो रेडियस है वो लेस है। सो पोल की रेडियस लेस होने की वजह से क्या होगा भाई, जो ये वैल्यू है ये ज्यादा हो जाएगी ग्रेविटी। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि पोल पर ग्रेविटी, नॉर्थ पोल पे ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी या मैक्सिमम होगी। ठीक है, सो यहां हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी आपकी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। क्योंकि भाई डिनोमिनेटर फैक्टर है, ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द कंट्रारी इफ यू टॉक अबाउट इक्वेटर लाइन, सो भाई ये लाइन है इक्वेटर एंड डिस्टेंस एट इक्वेटर पे अगर हम बात करते हैं भाई, ये डिस्टेंस हमारा इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं भाई, सो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। और ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं भाई, सो ये आर ई हमारा ज्यादा होगा भाई, मोर है। हैंस ये फैक्टर अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। सो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी होती है इक्वेटर पे, इट इज मिनिमम, राइट। और इसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं भाई, सो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है टॉपिक को। अब हम चलते हैं भाई हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन बनता है, दैट इज मास। सो मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, मास इज द क्वांटिटी कंटेन्ड इन बॉडी, क्वांटिटी कंटेन्ड इन बॉडी, बॉडी के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है वो होगी हमारा मास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने कह दिया भाई 10 kg है। ठीक है, तो भाई वो उसका मास है, वो जितना उसका क्वांटिटी है वो उसका मास रहेगा। ठीक है, अगर इस मास को मैं किसी एक दूसरे स्पेस में ले जाऊं या किसी दूसरे प्लेस पे लेके जाऊं, इट रिमेन 10 kg। ठीक है, सो हम कह सकते हैं भी कि ये जो मास है ये प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो यहां से भी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने वाले हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आई हमारी कि जो मास होता है इट रिमेन कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। भाई एक मास है, लाइक एक वेट है, यहां पे मास पड़ा है, एक मास अदर है, लाइक ये पैनल है और एक मास ये है। सो मेरे ऊपर इस पैनल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अंटिल ये गिरता नहीं है, राइट। ठीक है, सेम एज कि इस पैनल ने मुझे कोई इफेक्ट नहीं किया, मेरे मास ने इसे कोई इफेक्ट नहीं किया। सो हम कह सकते हैं कि मास इज नॉट अफेक्टेड बाय अनदर मास नियर इट, अनदर मास नियर इट। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका जीरो मास है, तो मास को कभी भी हम जीरो नहीं कह सकते।
सो मास कैन नेवर बी जीरो। अच्छा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि हमने मास को उस डायरेक्शन में भेजा। हम कहेंगे कि ये 10 kg मास है, तो उसमें हमें कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं करी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसको मेजर कैसे कर सकते हैं भाई? इसको मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो तराजू जिसे आप बोलते हैं, जिसमें एक तरफ हम कुछ लोहे के कुछ बाट रखते हैं केजीज के, ग्राम्स के, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं वो मास, जिसका मास हमें मेजर करना है। तो दैट इज कॉल्ड बीम बैलेंस। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका हमेशा अपोजिट में आपका कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है, वो आता है भाई वेट का। ठीक है, मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसकी यूनिट क्या रहेगी भाई? इसकी यूनिट रहेगी जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म की लेते हैं, केजी, किलोग्राम। अगर हम बात करते हैं वेट की, सो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट is attracted toward center of earth, right? तो वेट क्या है अभी? वेट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जिससे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? वो अर्थ के सेंटर की तरफ हो रहा है। अब हम कंपेयर करते हैं भाई इसकी क्वांटिटीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मास के साथ। तो सबसे पहले था भाई मास इज अ कांस्टेंट। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट कांस्टेंट नहीं होता है। अगर इस वेट को मैं स्पेस में ले जाऊं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस वेट को अगर मैं हाइट पे लेके जाऊंगा तब वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेट इज नेवर कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग इन द डिस्टेंस और द हाइट। ठीक है, डिस्टेंस नहीं कह सकते हम, हाइट कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, मास इज नॉट अफेक्टेड बाय अनदर मास। बट अगर हम बात करते हैं वेट की, तो भाई अफेक्ट होगा। एक मास है किसी ऑब्जेक्ट का विच इज इन द स्पेस और सम हाइट, एंड अदर है भाई अर्थ का। तो जब अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यानी अर्थ से कुछ हाइट पे होगा, सो भाई अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, यानी अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो एक मास एक ऑब्जेक्ट का वेट अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मास कैन नेवर बी जीरो। भाई अगर हम मास को, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ वेट है, वो हैवी है, ठीक है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है एट अर्थ। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में ले जाते हैं, या जितने भी ये आपने देखा होगा जो ये चांद पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जब वो अपने जो रॉकेट्स के अंदर, जेट्स के अंदर लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट, तो अगर वहां पे ग्रेविटी को एंड कर दिया जाए तो वो स्पेस में मूव करते हैं, चाहे वो 1 kg का कोई मेटल का कोई बॉक्स ही क्यों ना हो। तो क्या उसका वेट वहां खत्म हो गया है? यस, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है अर्थ का, अट्रैक्शन का। सो वहां पे हम कह सकते हैं कि अर्थ के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, यानी वेट नहीं लग रहा है उस पर। सो वेट भाई जीरो हो सकता है। ठीक है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, वेटलेसनेस। अच्छा, और क्या पॉइंट किया था? स्केलर क्वांटिटी। भाई हमने अभी स्टडी किया कि जो फोर्स है, जो वेट है, वो एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब फोर्स क्या है भाई? फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, सेम एज फोर्स की अगर डायरेक्शन है तो वेट की भी डायरेक्शन होगी भाई। तो इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होने का मतलब क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसको मेजर कैसे करते हैं भाई? इसको मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा आप, इसे आप बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, ये आपको लैब में अक्सर मिल जाएगा। ये स्प्रिंग बैलेंस या, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम होता है भाई 1/2 kg और 1 kg के लिए। इससे ज्यादा वेट हम इसमें मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज दिस, ये भी आपका स्प्रिंग बैलेंस है। ये स्प्रिंग बैलेंस आपका लिमिट है इसका भाई 2.5 तक। ठीक है, तो 2.5 kg तक का आप फोर्स या वेट इसमें मेजर कर सकते हैं। अगर इसके भाई यूनिट की बात करते हैं, तो जो फोर्स का यूनिट है वही इसका यूनिट रहेगा। सो भाई यूनिट कितना रहने वाला है इसका?
इसका यूनिट है भाई एन, न्यूटन। और अगर फॉर्मूलाज की बात करें भाई, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेट को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये एक फोर्स है, यानी W इज इक्वल टू एम जी। अब आप सोच रहे होंगे आया कैसे है, राइट। सो हमने बोला कि जो वेट है वो क्या है भाई, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था F इज इक्वल टू एम ए। बट यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो है ग्रेविटी की वजह से, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और हमने अभी स्टडी किया कि जो वेट होता है वही फोर्स होता है। सो यही हमारा भाई हो गया फॉर्मूला एफ, W इज इक्वल टू एम जी, और इसकी यूनिट क्या रहेगी भाई, न्यूटन, राइट। चलो अब इसके ऊपर आपका क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, सीबीएसई में जितने भी टीचर्स हैं जो 9th क्लास में जो क्वेश्चन देते हैं वो देते हैं वेट एंड मास का डिफरेंस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, और आपके जितने भी सैंपल पेपर्स उठाओ, ठीक है, या एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले, अरे वेट, उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, और वो क्या है भाई, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। भाई इसका मतलब क्या है, जैसे हमने स्टडी किया था भी कि अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ठीक है, और उसको उसका वेट क्या है, मास और वेट हमने दोनों स्टडी करा है। तो ऐसे हम बात करते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा। तो भाई हमने बात की थी अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर वेट का मतलब क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, कि अर्थ उसे कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसे ही भाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे क्या होगा, ये भी फोर्स होगा विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मून, राइट। चलिए भाई, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलो मान के चलते हैं भाई। अब हम ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, राइट। तो अगर हम देखते हैं भाई वेट, हमने अभी जस्ट स्टडी किया कि जो वेट है अर्थ का, पहले अर्थ का देखते हैं। वेट को हमने क्या देखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी, अर्थ की, राइट। और अभी हमने स्टडी किया है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है g, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, उसका सेंटर से लेके टॉप पॉइंट तक, यानी आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर सेम एज अगर हम देखते हैं मून के लिए, ठीक है, मून का भी ये मैं राइट कर देता हूं यहां पर इसी के नीचे। तो यहां पर अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, पहले एक बार इसको हम और कितना क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं भाई, ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हम क्या करेंगे, इस जी की वैल्यू यानी सेकंड को हम पुट करेंगे भाई, कहां करेंगे, फर्स्ट में। तो नाउ वी विल गेट डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम, जी की वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर ई स्क्वेयर, राइट। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं भाई, ये हमारे पास आ गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ, राइट। अब बात कर रहे हैं भाई, हमारा टॉपिक है मून का। सो मून देख लेते हैं भाई, मून के लिए भी सेम रहेगा, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम वही ऑब्जेक्ट है, और उसकी ग्रेविटी देख लेते हैं, किसकी भाई, मून की। सेम एज मून की ग्रेविटी भी क्या होगा भाई, जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब सेम हम यही करेंगे, इसको हम मान लेते हैं ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हम क्या करेंगे भाई, जीएम की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, ये गया पुट होने, ठीक है। अब इसको जब हम पुट करेंगे तो ये बन गया हमारा डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एम बाय आर एम का स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारा भाई, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट में। चलो भाई, ये दो क्वांटिटीज आ गई भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं भाई। तो यहां से डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है, सो डब्ल्यू एम हमारे पास क्या था भाई, जी एम एम, ये किसका है भाई, मास, ये हमारे पास मून का है,
नीचे आ जाएगा रेडियस ऑफ मून। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ वेट ऑफ अर्थ। अब वेट ऑफ अर्थ से डिवाइड करेंगे जब, सो बनेगा जी एम एम बाय आर स्क्वेयर। और ये आर किसका रहेगा भाई? अर्थ का। अब भाई इसको रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या होगा भाई? जी एम एम, ये किसका है भाई? मून का। ये आर एम का स्क्वेयर। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये बन गया आर ई का स्क्वेयर एंड जी एम ई एंड एम। अब ये सेम क्वांटिटीज है, ये कैंसिल हो जाएगी भाई। हो गया, ये एम कैंसिल हो गया यहां से। नाउ व्हाट यू गेट इट, आपके पास क्या आएगा भाई? आपके पास आएगा डब्ल्यू एम बाय डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, क्या क्या क्वांटिटीज बची भाई? ऊपर बचा है आपका ये क्या बचा है आपका? आपका बचा है भाई आर ई का स्क्वेयर बाय आर एम का स्क्वेयर इनटू क्या बचा भाई? मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ आर। ठीक है, फाइनली हमारे पास ये बचा है। अब हम क्या करते हैं भाई? हम क्या करते हैं देखते हैं भाई क्या करेंगे। अब भाई इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ। सो रेडियस ऑफ अर्थ क्या रहेगी भाई? आपकी रेडियस ऑफ अर्थ रहती है 6 इंटू 10 की पावर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अच्छा, मास ऑफ मून, मून का मास क्या रहेगा भाई? सो मून का मास रहने वाला है भाई 7.4 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून कितनी रहेगी? 1.74 10 की पावर 6 इंटू मास ऑफ अर्थ विच इज मच मोर, दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। भाई अगर इसको सोल्व आउट करते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी लगभग हमारा आ जाएगा ये सोल्व करने के बाद 1/6। तो यहां से भाई रेशो अगर निकालते हैं हम, ठीक है, अभी क्या होगा? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो ये चला गया भाई WE। यानी आप कह सकते हैं कि जो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मास की बात नहीं करेंगे अब, मास और वेट अब हमारे लिए दो क्वांटिटीज होगी अलग अलग। ठीक है, अब जो वेट की बात करते हैं किसकी? मून की। भाई वो जितना भी मास अर्थ पे होगा, वेट जितना भी वेट अर्थ पे होगा, उसका अगर 1/6 कर दिया जाए, देन वी गेट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून। एग्जांपल लेते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास वेट राइट, ठीक है, वो है 36 kg एट अर्थ, अर्थ पे, तो मून पे कितना होगा भाई? सो मून पे भी होगा इसका 1/6 करेंगे हम, तो भाई ये हो गया 6। तो भाई इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। 36 वाला हमें 6 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके लिए, बहुत बेहतरीन है। चलो भाई अब एक क्वेश्चन देखिए जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आपको समझ आती है कि नहीं। वीडियो को पॉज करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और देखेंगे एक बार कि क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया। वो कहता है द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स causing an acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन 1 kg मास, 1 kg का मास है, समवेयर इन द स्पेस की बात करते हैं। हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास बी एट द सेम प्लेस? भाई आपके पास मास आ गया इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई पहले उसने दे दिया है कि 1 kg मास के लिए, फिर उसने दे दिया है भाई 3 kg मास के लिए, ठीक है। बट आपको पता है भाई जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या ग्रेविटी होगी आपकी, वो कभी भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता है भाई उस पे। सो यू कैन से कि भी दोनों का फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा भाई? कहीं पे भी हमने ये बात नहीं की इस फॉर्मूला में कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट कुछ भी मास हो, चाहे वो 1 kg का मास हो, वो 3 kg हो या 1000 kg हो, द फोर्स रिमेन द सेम।
because we are not talking about the mass of object in this formula, right? So is it interesting ना? Like चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में बहुत आने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ पार्टिकल इज थ्रोन अप, ऊपर की तरफ फेंका है वर्टिकली विद अ वेलोसिटी। चलो भाई ऊपर की तरफ हमने कुछ वेलोसिटी दी है, प्रोवाइड करी है। सो यू कैन से कि इट इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई एक ऑब्जेक्ट गया है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, आफ्टर अटेनिंग इट्स मैक्सिमम हाइट, जितना भी उस पर फोर्स लग रहा है ऊपर पुश करने के लिए, सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे नीचे की तरफ खींचेगा। एंड फाइनली इट रीच एट ए पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो भाई पहला क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो गया, इसका पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे वो रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। What will be its velocity at the highest point of the journey? How high would the particle rise? जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल हमने थ्रो किया है, पुश किया है, वो कितने हाइट तक जाएगा। सो यू कैन से कि एच फाइंड करना है आपको। सो भाई दो वेलोसिटी है तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशन उठवाएंगे। कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, सभी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और हाइट को फाइंड करना है। हाइट 2g, हम यहाँ पे मेनली क्या लेते थे 2as, राइट। बट ए क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s का मतलब था भाई डिस्टेंस या हाइट। चले भाई, और यहाँ पे हमारे दिया हुआ भाई ये -10 रहेगा। ग्रेविटी की वैल्यू हमारे लिए बहुत इजी दे दी है भाई, ताकि हमें 9.8 पुट करके ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। और ये माइनस में क्यों है भाई, ग्रेविटी तो माइनस में नहीं होती, होती है क्या, बिल्कुल होती है भाई। जब ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द ग्रेविटी मूव करता है, सो उसकी वैल्यू को हम माइनस लेते हैं। एंड सेम एज की व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ इट इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये 0 है भाई हमारी। u स्क्वायर, अब u हमारे पास है 50 स्क्वायर, राइट। इधर से -2 इंटू 10 इंटू h, -10 की भी ये ऊपर की तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। माइनस से माइनस को कैंसिल करते हैं, ये आएगा 2500 एंड दिस इज 20 इंटू h। अब बच्चों ने वाले नहीं करना है कि भाई 20 को नीचे लेके जा रहे हैं, 0 से 0 कट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कट करते हैं। इट कम्स आउट टू बी 125 मीटर। सो यहां से हमारे पास h फाइंड हो चुका है, तो भाई सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, यह हमारा आ चुका है 125 मीटर, राइट। अब क्या पार्ट रह गया भाई इसमें, What time would it take to reach the highest point? भाई जब यहां से इसे प्रोजेक्ट किया है, so what time it is being taken for it to reach there? तो यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अब टाइम के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है भाई, तो टाइम के लिए हमारे पास v is equal to u plus at, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहां पे आपको पता है भी वेलोसिटी आपकी 0 है, राइट। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आपकी 50 है, प्लस एक्सेलरेशन आपको लेना है -10, ठीक है। इसको हम g लिख लेते हैं भाई, एंड t। तो भाई देखते हैं, ये बन गया आपका -50 -10t, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा भाई। t की वैल्यू आ रही है आपकी 5 सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर, सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर। सो हैंस प्रूफ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है भाई, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आने वाले हैं। सो उसको हम जल्दी सोल्व करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट कॉम्पिटिटिव वे में करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस हॉट क्वेश्चन। सो वेट करेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो की। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।